हेलो बच्चों, मैं भागीरथ कुमार आपके अपने मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज जो हमारा एसएसटी का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। और जो हमने आपको कल क्लास दी थी उससे लगभग सारे प्रश्न देखने को मिले। तो आज इस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, यंग इटली यंग इटली नामक भूमिगत जो संगठन था, आपका जो क्रांतिकारी संगठन था, यंग इटली जो आपका भूमिगत जो क्रांतिकारी संगठन था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी आपके जूसेपे मैत्सिनी ने। देखो, जूसेपे मैत्सिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप, मैंने आपको दो सामाजिक जो आपके क्रांतिकारी संगठन बताए थे, ठीक है, उन्हीं से प्रश्न है। तो यंग इटली जूसेपे मैत्सिनी का संगठन था। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, निम्न में से कहां पर 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी? तो देखो, आपको बताया गया था कि जो रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी थी, ये पशुओं में फैली थी, मवेशियों में। और ये कहां पे फैली थी? अफ्रीका में। कहां पे फैली थी? अफ्रीका में। तो इसका आंसर क्या था? अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, औद्योगिकीकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक पूछा है इसने। तो देखिए, बेरोजगारी। बेरोजगारी कैसा है? नकारात्मक प्रभाव। गरीबी। गरीबी कैसा है? नकारात्मक प्रभाव। प्रदूषण कैसा है? नकारात्मक प्रभाव। तो आपका सकारात्मक प्रभाव होने वाला है उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन पेरियार के नाम से जाने जाते हैं? तो पेरियार के नाम से कौन से समाज सुधारक जाने जाते हैं? ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, जो आपके क्या थे? एक लेखक थे। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो देखिए, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो आपका 1878 में, आपको जैसा कि कल बताया था कि लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बांगर क्या है? तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा है वो क्या कहलाएगी? आपकी बांगर। और अगर नवीन जलोढ़ मृदा पूछता तो खादर। तो पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाएगी? बांगर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बांगर कहलाएगी। अगला प्रश्न देखिए, खड़ीन, जोहड़ और टाका उदाहरण है। तो खड़ीन, जोहड़ और जो टाका है वो आपके क्या उदाहरण, किसके उदाहरण? देखो, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की क्या है? स्थानीय संरचनाएं हैं। टाका, खड़ीन, जोहड़, ये सारी चीजें। अगला प्रश्न देखिए, चूना पत्थर, सिलिका, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग के कच्चे माल हैं? तो ये कौन से उद्योग के कच्चे माल है? सीमेंट उद्योग के। कौन से उद्योग के? सीमेंट उद्योग के कच्चे माल है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में कौन से राजमार्ग आते हैं? तो जो केंद्रीय लोक निर्माण के क्षेत्राधिकार में कौन से राजमार्ग आएंगे? आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन से आएंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। जो आपका ऊर्ध्वाधर वितरण के, देखिए, ये जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ये किसके हैं? आपके क्षैतिज वितरण के उदाहरण है। और इनमें से कौन सा है? जो सामुदायिक सरकार है, ये आपके किस वितरण का उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर वितरण के। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1948 में। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी जो स्त्री और पुरुषों को जो अधिकारों की, अगर हम समान अधिकार देने की बात करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा? नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत। कौन सी विचारधारा? नारीवादी विचारधारा के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, काशीराम जी ने निम्न में से किस दल का गठन किया था? तो 1984 में काशीराम जी ने कौन से दल का गठन किया था? आपके
बहुजन समाज पार्टी का, किसका, बसपा का गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने किसका नेतृत्व किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अर्थात ये क्या पूछ रहा है कि आपका नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, यानी गैर नवीकरणीय नहीं है, इसका मतलब नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो पेट्रोल आपका गैर नवीकरणीय है, खनिज आपका गैर नवीकरणीय है, कोयला आपका गैर नवीकरणीय, और जो आपका जल है ये क्या है, आपका नवीकरणीय, अर्थात ये गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में साख का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखिए इस प्रश्न में दो साथियों, इसमें अगर ये पूछता कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका सीधा सीधा आंसर होता साहूकार। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपके तीन तो दे रखे हैं आपके अनौपचारिक के, किसके दे रखे हैं, अनौपचारिक के, ये तीन, और एक दे रखा है आपका ये वाला, किसका दे रखा है, औपचारिक का। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनर शायद साहूकार को भी मान सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके सरकार भी आंसर हो सकता है, क्योंकि है ना ये तीनों कैसे हैं, आपके अनौपचारिक स्रोत हैं। और जो आपकी जो सरकार है वो कैसा है, जो सरकार के अंतर्गत जैसे आपके सहकारी है, बैंक है, समितियां है, ये आपके कैसा है, औपचारिक स्रोत है। तो भारत का सबसे बड़ा स्रोत इसको भी मान सकता है। और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें, अगर ग्रामीण क्षेत्रों वालों को मानेगा तो किसको मानेगा, साहूकार को मानेगा, किसको मानेगा, साहूकार को। तो ये थोड़ा सा प्रश्न कुछ अलग सा है। अगला प्रश्न लेते हैं, यह व्यापार अवरोधक है। तो देखिए व्यापार अवरोधक किस पर लगाया जाता है, तो आयात पर, किस पर लगाया जाएगा, आयात पर जो करे वो क्या होगा, आपका व्यापार अवरोधक, क्या होगा, व्यापार अवरोधक। चलिए आपका लास्ट प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए एग मार्ग किस वस्तु पर लगाया जाता है। तो एग मार्ग किस पर लगाया जाएगा, खाद्य सामग्रियों पर लगाया जाएगा। तो बिजली के उपकरण पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये लगाया जाएगा आपके कृषि उत्पादों पर, किस पर लगाया जाएगा, कृषि उत्पादों पर। ये आपके 18 प्रश्न थे। ठीक है, कल के कंटेंट से हमारे लगभग अधिक से अधिक प्रश्न कल के कंटेंट से ही थे। अगला प्रश्न देखिए, 1804 की जो नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। कौन सी संहिता के नाम से, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो रिक्त स्थान है आपका, रेगुर मृदा का नाम है। तो रेगुर मृदा का किस मृदा को कहा जाता है, तो जो आपकी काली मृदा है, कपासीय मृदा, उसको क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा रक्षित है। तो कितना, 1/3 हिस्सा, कितना, 1/3 हिस्सा रक्षित के अंतर्गत आता है। अगला रिक्त स्थान देखिए आपका, बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी दोस्तों कौन सी थी, ब्रुसेल्स, कौन सी थी, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स आपकी बेल्जियम की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे अथवा डाकघर किस क्षेत्र के उदाहरण है। तो किस क्षेत्र के, आपके ये हो जाएगा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के, किसके, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगली जो आपकी अंतिम जो रिक्त स्थान है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने खाली जगह की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो इसमें क्या आंसर रहने वाला है आपका, वैश्वीकरण। क्या रहने वाला है, वैश्वीकरण। इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका, वैश्वीकरण रहने वाला है। चलिए अब आपके कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न लेते हैं। देखिए बीटो से आप क्या समझते हैं। तो बीटो में क्या होगा, जैसे आपका कोई भी विधेयक है, ठीक है, उसको जो रोकने का जो आपकी शक्ति है, जिसको रोकने की जो आपको शक्ति प्राप्त हो, क्या कहलाएगी आपकी, बीटो। क्या कहलाएगी, बीटो। कोई भी प्रस्ताव वगैरह है उसको रोकने की शक्ति क्या कहलाएगी आपकी, बीटो। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रण संस्कृति से गरीबी जनता को क्या लाभ पहुंचा है। जो गरीब जनता है उसको क्या लाभ पहुंचा। देखो जब मुद्रण संस्कृति आई तो उससे क्या हुई, जो आपकी पुस्तकें थी, जो आपके ग्रंथ थे, वो क्या हो गई, सस्ती। ठीक है, और जब सस्ती हुई तो गरीबी, जो गरीब लोग थे उनकी उन तक पहुंच बनी।
और उन जो गरीब लोग थे उनमें भी ज्ञान की क्या हुई, वृद्धि हुई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुद्रण तकनीक की मुद्रण की पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई थी? कोई दो देशों के नाम बताने हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या रहने वाला है, चीन और जापान। प्रथम दो देश कौन से थे जहां पे मुद्रण संस्कृति फैली थी? चीन और जापान। अगला प्रश्न देखिए, सतत विकास क्या है? देखिए सतत विकास में क्या है, जो आपके संसाधन है, संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग करते हुए उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना, अर्थात संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बचना, ये क्या कहलाएगा, आपका सतत विकास कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जो स्थानीय समुदायों की भूमिका को संक्षेप में बताइए। ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं आपके, जैसे एक राजस्थान के अपन समुदाय का नाम लेते हैं बिश्नोई, ठीक है। तो बिश्नोई संप्रदाय आपके जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे भारत में आपके समुदाय हैं जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में क्या है, अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोहे एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? देखो जो आपका लोहे एवं इस्पात उद्योग है, इसको जो आपके उद्योग है उनकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अर्थात उद्योगों का क्या है, आधार स्तंभ है, क्योंकि सारी मशीनें प्रौद्योगिकी किससे तैयार होती है, लोहे से। किससे होते हैं, लोहे और इस्पात से तैयार होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, आधुनिक लोहे एवं इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में अधिकांशतः आबादी दो जातीय समूह में बटी हुई थी, तो आपके दो जातीय प्रमुख जातीय समूह कौन कौन से थे श्रीलंका में? तो देखो एक आपके बहुसंख्यक थे सिंगली, और एक समुदाय था आपका तमिल। कौन सा था, तमिल। तो श्रीलंका में इस प्रकार के दो प्रमुख समुदाय थे, सिंगली और तमिल। अगला प्रश्न देखिए, सांप्रदायिकता के सबसे बुरे स्वरूप का एक उदाहरण दीजिए। देखो सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, यानी धार्मिक आधार पर एक हिंसक लड़ाई, ठीक है। तो इसका सबसे जो बुरा प्रभाव देखा गया था वो आपका कब देखा गया था, 1947 में। 1947 में इसका सबसे बुरे स्वरूप का एक उदाहरण देखने को मिला था। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति में गठबंधन या फिर मोर्चे से क्या हास्य है? तो देखिए गठबंधन, जब कोई भी एक सरकार बहुमत में न हो, कोई भी एक सरकार किस में न हो, बहुमत में, तो आके वो अन्य सरकारों के यानी अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर, ठीक है, अपनी सरकार को बनाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीति में गठबंधन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिक्कों के चलन से पहले किन चीजों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था? तो किन चीजों का होता था, वस्तुओं का, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सिक्कों के चलन से पहले कौन सी प्रणाली काम में आती थी, वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर क्यों बेच सकते थे? क्यों? क्योंकि देखो वहां पे उनको क्या मिल जाती थी, सब्सिडी। क्या मिल जाती थी, सब्सिडी मिल जाती थी। एक कारण तो ये हो गया। एक जो आगे किसान यानी जो कृषि क्षेत्र में कैसी व्यवस्था थी, उन्नत व्यवस्था थी, ठीक है, प्रौद्योगिकी अच्छी थी वहां पे, जो आपके मशीनीकरण था वो अच्छा था। अगला प्रश्न देखिए, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन के उदय के दो कारण बताइए। जो 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का उदय क्यों हुआ? तो देखिए उस समय हमारा 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, ठीक है, और उसको देखते हुए खाद्य पदार्थों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। तो एक कारण तो इसका ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका उस समय कुछ आपके जैसे उन्नत तकनीक वगैरह थी, ठीक है, उसके कारण भी क्या है, जैसे आपके कुछ कृषि क्षेत्रों में भी क्या है, जैसे अकाल वगैरह पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, इसके कारण क्या है, खाद्य पदार्थों की क्या हो गई थी, कमी। तो एक कारण ये भी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न है। 19वीं सदी में कलाकारों ने देश को कुछ यूं चित्रित किया कि वैसे कोई व्यक्ति हो, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो देखिए 19वीं सदी में आपके जैसे एक उदाहरण ले, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जैसे भारत देश को भारत माता की छवि के रूप में क्या किया था, चित्रित किया था। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार थे जिन्होंने क्या है, अपने देशों को एक छवि के रूप में चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल धुरी शक्तियों को नामों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में आपके एक तो मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, ठीक है, क्या ये आपके दो ग्रुपों में ये युद्ध था, दो गुटों में, ठीक है, तो उनमें अलग अलग देश थे। अगला प्रश्न, भारत में सिंचित भूमि
क्षेत्र के बढ़ने से उत्पन्न समस्याएं, जो भारत में जो आपके सिंचित भूमि क्षेत्र बढ़ा था उससे आपकी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। ऐसे ही आपके कुछ लघुतरात्मक प्रश्न है, देखिए। उसके बाद में एक प्रश्न है आपका, देखिए ये आपके कुछ लघुतरात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, देखो पहला प्रश्न आपका, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है, गांधी जी के विचारों के आधार पर कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गांधी जी के सत्य का मतलब क्या था, सत्याग्रह का मतलब यानी सत्य के प्रति आग्रह करना, अर्थात गांधी जी अहिंसक रूप से कोई भी आंदोलन चलाते थे, कोई भी आंदोलन चलाते थे अहिंसक रूप से, ठीक है। एक प्रश्न ये था आपका, एक था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलनों की विवेचना कीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों का भारत में नेतृत्व किया था। जैसे 1917 में सर्वप्रथम उन्होंने क्या चलाया था, चंपारण किसान आंदोलन, ठीक है। 1918 में आपके खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1920 में आपके असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1921 में आपके खिलाफत आंदोलन में भी सहयोग प्रदान किया था। 1930 में सविनय आंदोलन, इस प्रकार के, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। तो ये प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्ति के बंटवारों की विवेचना कीजिए। तो देखिए केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों को सूचियों में बांटा गया है। जैसे आपके केंद्र सरकार की शक्तियां अलग है और राज्य सरकार की अलग है, सूचियों के माध्यम से भी इसको रखा जा सकता है। देखो अगला प्रश्न आपका, संघीय शासन व्यवस्था में एकात्मक और संघीय जो शासन व्यवस्था है, दोनों में क्या करना है, अंतर करना है, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। अगला देखिए, एक आपका था मानचित्र। देखो मानचित्र, गोवा, बल्लारी, मुंबई, चेन्नई, सीधे सीधे नगर पूछे देख तो देखिए ये आपका मानचित्र है। तो आपके दोनों मानचित्रों में जो 8वां प्रश्न है, दोनों में दो दो तो क्या है आपके सीधे सीधे नगर पूछे, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है। ये आपके कुछ कोयला और आपके कुछ परमाणु संयंत्र, ठीक है, और कुछ आपके खदानें वगैरह पूछी हुई है। तो ये आपका पेपर सॉल्यूशन था।